व्हाट्सअप एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं GOC। ये सिर्फ वही देखे जिन्हें पहले से आता हो ये चैप्टर, जिसको थोड़ा तो आइडिया रहेगा कि इसमें क्या होता है। ठीक है, सिर्फ वही देखे, मतलब क्योंकि मैंने इसमें एकदम स्क्रैच से स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। एक इसकी वजह से आता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट। अभी ये एक्स है, ये सी है, एक्स सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसमें डेल्टा प्लस है। और ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जितना अभी देखो यहाँ पे देखो, इसका इलेक्ट्रॉन ज़रा ज़्यादा खींचा है, इसका थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन खींचा गया, इसका और थोड़ा कम खींचा गया इलेक्ट्रॉन एक्स ने। किसने खींचा है? एक्स ने। क्यों? क्योंकि एक्स सी से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, सी सिग्मा बॉन्ड। अभी ये सिग्मा बॉन्ड है, इसके ऊपर और एक बॉन्ड आया तो इसको बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, और इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में दिखाया जाता है। ठीक है, ये अभी फर्स्ट माइनस आई ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपने तरफ। तो ये इसका ये याद रखो कि ये पहले आता है, ये सेकंड आता है, ये थर्ड, ये ऑर्डर है, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है। ठीक है, ये OR2+, इसको याद अपना अपना न्यूमेरिक्स बना लो कि कैसे याद करते हैं। मैंने कैसे याद रखा, देखो OR2 NF3 NR3 NH3 नोसन अलग कर, ये तो सबको याद रहता है। और इधर देखो, ये सबसे मेन है। इधर यही ये पार्ट है जहाँ इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में फ़र्क आएगा। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट में OR फर्स्ट है, OH बाद में है। रेजोनेंस में OH फर्स्ट आएगा और OR बाद में आएगा। ठीक है, ये याद रखना। पर और एक बार बता, देखो OR2+ NF3 NR3 NH3 नोसन अलग कर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो सबको याद रहता। फिर याद में ये मेन याद रखना है। ठीक है, इसको भी याद रोज़ देखिएगा तो याद हो जाएगा। अभी प्लस इफेक्ट पे आते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा, तो सबसे देखो CH2-, इसको R- भी लिख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा ये सब यही चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इससे और एक पावरफुल रहता है, वो रहता है H-। ठीक है, पर वो रेजोनेंस में देखेगा, पर ये आप याद रखो। ठीक है, CH2 देखो, और ये NOC याद में, ये तो सबको पता है। Cr3 CHR2 CH2R। फिर ये भी ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप से TDH, फिर में ये TDH। ठीक है, ये याद रखो। अभी क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं इंडक्टिव इफेक्ट पे। एक तो स्टेबिलिटी पूछेगा उस इंडक्टिव इफेक्ट से, या एसिड और बेसिक ऑर्डर पूछेगा। अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज़ मोर स्टेबल। देखो इधर देखो, ये इसमें ना कुछ तो ऐसा कॉमन रहता है। ऐसे क्वेश्चंस में ना कुछ तो कॉमन रहता है, कुछ तो अलग डिफर करेगा। अब इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये सब सेम है और इसमें देखो फ़र्क है। तो अब देखो ये ऑर्डर देखो, ये माइनस है, माइनस को अभी और एक कंसेप्ट याद रखो, किसी भी एटम पे नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। इसको कुछ भी करके स्टेबल होना है। ठीक है, क्योंकि चार्ज, या फिर ऐसे याद रखो, चार्ज्ड स्पीशीज आर नॉट स्टेबल। कोई चीज़ में रहेगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अब देखो ये 4 स्पीशीज़ है, तो इसको स्टेबल करना है। तो ये क्या, इसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऐसी चीज़ चाहिए जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इसके ऊपर का बर्डन कम करेगा। ठीक है, तब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ये देखो इस पे आते हैं, तो सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो आंसर देखो इसका क्या है? ए है। क्यों? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा खींचेगा तो इसका ज़्यादा और बर्डन कम होगा, तो ये और स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि 4 स्पीशीज़ अनस्टेबल होता है। ठीक है, अभी सेम ये देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। अभी देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इससे और इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसा कोई तो चाहिए जो इससे कम इलेक्ट्रॉन खींचे। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर प्लस चार्ज है। तो अभी देखो सबसे कम कौन खींचेगा? इधर आयोडीन। तो देखो आयोडीन, देखो D सबसे स्टेबल बना रहा है। ये देखो मैंने लिखा है 4 स्पीशीज आर अनस्टेबल। अभी देखो सेकंड क्वेश्चन है ये, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब एक स्पीशीज़ है, सॉरी,
एक कंपाउंड है, इससे अगर H+ निकल गया, क्या H+ निकल गया, तो ये कितना ज़्यादा स्टेबल होता है, वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। देखो H+ जाने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो ज़्यादा एसिडिक। अभी देखो इस सब में से देखो H+ निकालो तो क्या बचेगा, O के ऊपर देखो ये बचेगा ऐसा नेगेटिव। तब देखो ये सबका प्लस आई इफेक्ट लगेगा। अब इधर देखो प्लस आई, देखो CR3, देखो CR3 CR2H, ये देखो, और CH2R, ये है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये देगा, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये, फिर उससे कम ये। अभी देखो नेगेटिव के ऊपर और नेगेटिव तुम चिपकाओगे तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज्ड स्पीशीज आर अनस्टेबल। तो इसका ऑर्डर देखो क्या आएगा, D, क्योंकि सबसे कम इलेक्ट्रॉन देगा ये, फिर C उससे थोड़ा सा ज़्यादा देगा, B C से ज़्यादा देगा, और ये सबसे ज़्यादा है, इसलिए ये सबसे अनस्टेबल बना रहा है। इसके O के ऊपर नेगेटिव जो चार्ज है उसको सबसे अनस्टेबल बना रहा है, ठीक है। और ये एक मेन पॉइंट याद रखो, किधर तो लिख रो, -I इफेक्ट ऑफ 2 वीकर ग्रुप डोमिनेट। अभी देखो इधर 2F है और इधर एक CN है, और नीचे क्या लिखा है, 1 -I इफेक्ट ऑफ 2 वीकर ग्रुप डोमिनेट। अभी देखो CN देखो कितना आगे आ रहा है F से, पर F इधर 2 है तो वो इसको डोमिनेट करेगा, ठीक है। ये पॉइंट याद रखो कि बच्चे कंफ्यूज हो सकते, आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए। अब नेक्स्ट आते हैं रेजोनेंस पे। रेजोनेंस मतलब शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर विदिन अ कंपाउंड, ठीक है। अभी वो कॉन्जुगेशन रहता है, ठीक है। अभी कॉन्जुगेशन मतलब देखो ये एक है, फिर खाली, फिर और एक है, ठीक है। इसको कॉन्जुगेशन टाइप बोला जाता है। अब किस में अभी कॉन्जुगेशन होता है, देखो पाई सिग्मा प्लस, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा पाई लोन पेयर, सिग्मा कटायन, ठीक है। अभी रूल्स देखो स्टेबिलिटी की क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या देखा जाएगा। अभी जब भी रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस हो रहा है और वो एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। फिर सबसे ज़्यादा कोवेलेंट किस में है वो देखना है, फिर न्यूट्रल स्पीशीज, यही ऑर्डर याद रखना है, ठीक है। ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी का। अगर वो एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट बॉन्ड है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर न्यूट्रल स्पीशीज़, क्योंकि क्या कोई लोगों को क्या लगता है कि न्यूट्रल स्पीशीज़ सबसे ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ा रहता है ना कि 4 स्पीशीज आर अनस्टेबल, इसलिए, ठीक है। तो चेक करना है कि सबसे पहले कि वो एरोमेटिक कंपाउंड बना रहा है तो सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सबसे ज़्यादा बॉन्ड बना रहा है तो सेकेंड नंबर, फिर न्यूट्रल स्पीशीज़, फिर नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एट मोर स्टेबिलिटी। 2 लाइक चार्ज मस्ट बी सेपरेटेड फॉर बीइंग स्टेबल। अभी प्लस साइन बाजू में रहेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है, इसलिए वो नहीं रहना चाहिए। इसलिए 2 लाइक चार्जेस मस्ट बी सेपरेटेड फॉर बीइंग स्टेबल। ये देखो ऑर्डर टू सी, यही ऑर्डर करना है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर लास्ट इसको। अभी क्वेश्चन देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है ए और बी में। अभी देखो इसमें रेजोनेंस देखो क्या होता है, कॉन्जुगेशन देखो क्या है, ये पाई सिग्मा प्लस, देखो पाई ये सिग्मा और ये प्लस, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन याद रखना एन के बारे में है, क्योंकि कभी कभी कैसा होता है रेजोनेंस के चक्कर में हम यही क्वेश्चन रहता है एन का, नाइट्रोजन का, मतलब जो फंसा सकता है तुम्हें, ठीक है। फिर देखो इधर देखो, इन दोनों से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, ए और एक बी है। तब देखो आप कैसे सोचा, देखो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, अरे बाप रे, मतलब सबसे ज़्यादा अनस्टेबल तो यही होगा। ये ऐसा आप जा सकते हो सोचने में, पर अभी क्या होता है, देखो ये एन है, एन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, ठीक है। ये एन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता, सिर्फ वो 4 बॉन्ड बनाता है, वो भी 4 बॉन्ड बनाएगा तो उसके ऊपर एक प्लस आता है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। पूरे नाइट्रोजन फैमिली में सिर्फ एन ही ऐसे है जो 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, ठीक है, ये याद रख लो। एन इधर 5 बॉन्ड बना रहा है, देखो कैसे,
ये 1 2 3 4 5 रीज़न भी देखा देखो, n कैनॉट बी पेंटावैलेंट, इसलिए ये याद रखना है n के बारे में। n अगर किधर नाइट्रोजन दिखा तो सबसे पहले उसका बॉन्ड कितना बॉन्ड बना है बनाया है वो चेक करो, ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट पे। मेसोमेरिक इफेक्ट थोड़ा थोड़ा रेजोनेंस जैसे होता है। अब देखो क्या होता है, मेसोमेरिक इफेक्ट डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट इन हेलोजन। सॉरी, ये शायद से गलत लिखा है, इधर आना चाहिए इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स मेसोमेरिक इफेक्ट इन केस ऑफ हेलोजन, ठीक है, ये गलत लिखा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स ओवर मेसोमेरिक इफेक्ट इन हेलोजन, ऐसा आएगा। अब इसका भी सीरीज देखो क्या होता है, देखो CH2 प्लस नोशन अलग कर, देखो एल्डिहाइड का अल, कीटोन का के, और कर मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्लस एम इफेक्ट में देखो देखो उसमें भी देखो NH माइनस O, NH2 NHR NR2 OH OR, देखो ये बोला है ना मैंने, OR और OH में इधर डिफरेंस आ सकता है, ये देखो आ गया। अभी नेक्स्ट आते हैं, इन बेंजिंग रिंग मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है, ये देखो ये याद कर लो, मेसोमेरिक इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है। इसका अगर प्रूफ चाहिए तो इसके नीचे देखो मैंने लिखा है, इसके नीचे मैंने प्रूफ किया है, देखो क्यों नहीं होता है। अब देखो ये बेंजीन रिंग है, ये NO2 है, ठीक है। अब देखो रेजोनेंस में है, देखो अब इसमें देखो देखो प्लस चार्ज देखो किधर है, ऑर्थो मेटा पैरा। अभी प्लस साइन कहाँ कहाँ आया, देखो ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया। अभी इसमें किधर भी मेटा पे आया है, प्लस साइन नहीं आया, इसलिए मैंने बोला था देखो मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है, ये हमेशा याद रख लो। प्लस एम में भी देखो ये OH ग्रुप है। और एक मैं आपको बता दूँ, ठीक है, कौन सा भी अगर कंपाउंड है ना R, उसके बाजू में एक कौन सा तो और एक एलिमेंट है, अभी समझो O ये, उसके बाद अगर उसके पास लोन पेयर है तो अंदर डालेगा, मतलब रेजोनेंस दिखाए, मेसोमेरिक मतलब रेजोनेंस दिखाएगा, ठीक है। अभी देखो R, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये रेजोनेंस करेगा, तो देखो कहाँ कहाँ, अभी देखो लोन पेयर किस किस पे आता है, लोन पेयर मतलब नेगेटिव साइन, ठीक है, जंप करेगा। देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, देखो ऑर्थो पे आया, पैरा पे आया, ऑर्थो पे आया, किधर दोनों में से, दोनों में किधर भी पैरा पे नहीं आया, सॉरी मेटा पे नहीं आया, देखो प्लस या नेगेटिव, ठीक है। क्वेश्चंस पे आते हैं, अभी क्वेश्चन भी देख लो किस तरह का होता है। अभी एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर ढूंढना है, इसमें भी मेसोमेरिक इफेक्ट में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो से में एसिडिक स्ट्रेंथ का आता है, तो उसके ऊपर ज़्यादा और ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो ये H कहाँ से जाएगा, यहाँ से ही जाएगा। आप बोलोगे कि H यहाँ से क्यों नहीं जा रहा, तो क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये H+ देके कुछ इधर अनस्टेबिलिटी नहीं लाना चाहेगा, ठीक है। एक नोट इधर लिख लो, मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस पे इफेक्ट नहीं करता पर इंडक्टिव इफेक्ट करता है। मैंने बोला था ना, इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे इफेक्ट करता है, देखा था आपने उधर डेल्टा प्लस चार्ज कैसे आता है, रुको बताता हूँ। देखो इधर देखो, एक डेल्टा इधर और 2 इधर 3, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस का आगे बढ़ जाता है कम खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अभी देखो इधर देखो -m लग रहा है, -I लग रहा है, इधर -I लग रहा है। अभी देखो आप बोलोगे इधर -I क्यों लग रहा है, -m क्यों नहीं मतलब -m क्यों नहीं लग रहा है, तो मैंने अभी इधर मैंने क्या बताया था, मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं दिखता है। ये कौन सा पोजीशन है, मेटा पोजीशन है, ऑर्थो है, पैरा है, ये मेटा पोजीशन है, तो इधर -m दिखेगा नहीं दिखेगा, ठीक है, इसलिए मैंने सिर्फ इधर -I लिखा है। ये कौन से ऑर्थो, इधर देखो -m भी लगेगा, -I भी लगेगा। अभी देखो इन दोनों में टाई हो गया, -I दोनों है, ठीक है।
अब सोचोगे तो कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी आप किसको दोगे, एसिडिक स्ट्रेन। एसिडिक स्ट्रेन मतलब यहाँ से H+ निकले और इधर माइनस आएगा, माइनस इधर आया तो कोई तो खींचने वाला चाहिए इलेक्ट्रॉन, तब ये दोनों टाई हो गया, माइनस आया माइनस आया। अभी क्या देगा, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट का एक पॉइंट क्या था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो इसके ठीक बाजू ये ज़्यादा दूर है कि ये ज़्यादा दूर है, ऑब्वियसली ये सबसे ये दूर है और जरा पास है, तो इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। ए के मुकाबले इसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, इसलिए आंसर क्या है इसका, CA फिर B। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो हाइड्रोजन और कोई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम रहेगा ना, तो उसमें अब क्वेश्चन में है और वो बेंजीन रिंग है, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी इसका भी एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है। अभी देखो -I -M -I -M। अब देखो ये H+ ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो कैसे बनता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा हाइड्रोजन और कौन से तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में बनते हैं, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ये H है, तो इसके बीच में ऑब्वियसली हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। नोट देखो इधर क्या है, H+ देने के बाद जो सबसे ज़्यादा स्टेबल वो सबसे एसिडिक, ये पॉइंट याद ही रखना है हमेशा। तो अब देखो ये इधर -I और -I -M दोनों में -M है, पर ये हाइड्रोजन देना नहीं चाहेगा क्योंकि ऑलरेडी इसका एक बॉन्ड एक्स्ट्रा बन चुका है, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इधर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा कुछ नहीं बना था, देखो इधर कुछ नहीं बना था हाइड्रोजन बॉन्ड, पर इधर बनेगा, ठीक है। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन पे आते हैं। अब देखो एक कंसेप्ट है इसमें, sp2 के बाजू वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन और उसके पास होने वाला हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, ठीक है। याद रखो कि किसको पता ही नहीं रहता है कि अल्फ़ा कार्बन और अल्फ़ा हाइड्रोजन क्या होता है। और एक इसमें एक रूल है, नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन इक्वल टू नंबर ऑफ़ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, देखो ये एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज़ है। क्यों इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब ये प्लस चार्ज है इसके ऊपर, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि चार्ज स्पीशीज़ और अनस्टेबल, कोई तो ऐसा चाहिए कि उसको स्टेबल कर दे। कि अभी देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो एक खाली ऑर्बिटल है, एक p ऑर्बिटल खाली। कौन सा ऑर्बिटल खाली, इसका p ऑर्बिटल खाली है। अब देखो आप बोलोगे कैसा p ऑर्बिटल कैसा पता चलेगा, आप ही देखो C क्या होता है, हाय हेलो नीना, हाय हेलो लिसन BBC, क्या आया 6 नंबर, तो क्या आता है 1s2 2s2 2p4। इधर कितना बॉन्ड बना है, सॉरी C है ना, तो देखो 1s2 2s2 2p2। अभी इसमें आप अपने अगर हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा रहेगा, आपको पता रहेगा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है और ये दो S और P दोनों मिक्स हो जाता है और ये sp बनाता है। sp देखो ये S है 2s2, ये P है, ठीक है 2p2 है। ये देखो वापस एक बार बताता है, ये S है 2s है और ये 2p है, 2s 2p, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी क्या हाइब्रिडाइजेशन क्यों आया था, ये एक ड्रॉबैक था कि क्योंकि कार्बन का चारों बॉन्ड CH4 में सेम था, और वो क्यों होगा, और उन लोगों को क्वेश्चन आया कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये 2s अलग है और ये 2p अलग है। अगर ये यहाँ से जंप करता है इलेक्ट्रॉन तो एक बॉन्ड इन तीनों से अलग रहना चाहिए, पर चारों का चारों सेम निकला, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। इसका ही इन लोग ने मतलब निकाला कि S और P है, ये चारों मिल गए, सॉरी ये S और ये P है, ये चारों मिल गए ऑर्बिटल। इन लोगों ने देखो एक sp3 बनाया, देखो sp3 बना था, इसलिए अभी देखो इसमें एक ऑर्बिटल खाली। क्यों, क्योंकि इधर देखो सॉरी एक इलेक्ट्रॉन इधर है, ये खाली है क्योंकि 3 बॉन्ड बनाया देखो कार्बन ने 1 2 3, तो देखो 1 2 3 और ये वाला खाली है इधर, मतलब इधर का इलेक्ट्रॉन को इधर लेके चला गया, तो इसके अंदर
देखो पी ऑर्बिटल खाली है, ये कौन सा पी वाला। अगर ऐसा अलग अलग बताना गया तो एस पी, ये एस भी हो सकता है क्या, शायद से हो सकता है। पर एस क्या, एक्स एस क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। मतलब आप पढ़ोगे sp3 में कि सबसे ज़्यादा एस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो सबसे ज़्यादा एक्स कैरेट होता है, तो प्रोबेबिलिटी पी का ज़्यादा है, ठीक है। अब देखो ये प्लस है, इसका ऑर्बिटल एक खाली है, तो ये क्या करेगा, बाजू वाला हाइड्रोजन एटम रहेगा, ये उसको बोलेगा टाटा बाय बाय, और इधर का जो इलेक्ट्रॉन है वो थोड़ा थोड़ा इधर खींचेगा। देखो कैसे आता है ये। अभी देखो ये sp2 है, इसके बाजू वाला कार्बन इधर लिखा है, देखो बाजू वाला का अल्फ़ा कार्बन होता है, ये अल्फ़ा कार्बन है, और जो उसके पास हाइड्रोजन है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। देखो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। अभी एक्सेप्शन से देखो क्या होता है, कार्बन आयन, अभी कोई लोग को लगता है कार्बन आयन हाइपोकॉन्जुगेशन नहीं दिखा सकता क्योंकि इसका ऑर्बिटल फील होता है ऑलरेडी, तो बॉन्ड बनाया रहता है। पर कार्बन आयन दिखाएगा, क्या दिखाएगा, हाइपोकॉन्जुगेशन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो। अभी देखो इसमें नो कॉन्जुगेशन इन कार्बन, क्यों, क्योंकि ये खाली, इसको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, ये किसी से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा नहीं, ना किसको हाइड्रोजन को बोलेगा कि तू जा करके, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है, इसके पास ऑलरेडी मतलब है, इसने इलेक्ट्रॉन लिखे रखा है अपने पास। तो अब क्या करेगा, देखो ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो इसलिए मैंने इधर नेगेटिव लिखा है, मतलब नेगेटिव आता है। तो अब ये क्या करेगा, क्लोरीन को बोलेगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, और देखो ये इधर इलेक्ट्रॉन उतार देगा। इसमें भी वही रहता है, हाइड्रोजन प्लस निकल जाता है, इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता है, और ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बना रहता है, और ये प्लस साइन गायब हो जाता है। ये ऐसा ही देखो कुछ कंसेप्ट इधर भी है। इसके ऊपर देखो ऑलरेडी एक नेगेटिव चार्ज है, इधर सी बन गया, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, थोड़ा इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, तो ये इसका इलेक्ट्रॉन इधर उतार देगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये रूल फॉलो हो रहा है कि ये देखो इसके अंदर, क्योंकि एक्सेप्शन है, ठीक है। ये क्या है, शॉर्टकट है, ये कोई रूल नहीं बनाया, ये सिर्फ शॉर्टकट है कि ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा है, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है, क्योंकि देखो ये भी शायद से रूल नहीं होगा इधर, ठीक है। कि उस कार्बन का कैसा है, देखो C 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये है। आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो आता है, अगर नहीं आता तो बोलो, मैं लेक्चर बना दूंगा उसके ऊपर भी। देखो अगर H के बदले इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कार्बन आयन हाइपोकॉन्जुगेशन शो करेगा। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन पे आते हैं। अभी इसको सिग्मा पाई रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा आगे शायद कि क्यों बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन में क्या है, C H CH3 इधर भी देखो CH3H, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो सकता है, और सबसे ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन क्या दिखाएगा। देखो एक नोट है, इसको भी अभी याद कर लो या फिर लिख लो, याद रखना है। व्हेन अल्फा हाइड्रोजन इज सेम देन चेक कार्बन आयन स्टेबिलिटी। अब देखो, अब ये इधर आप बोलते ना मैकेनिज्म या काम आता है ऐसे क्वेश्चंस पे, ठीक है। अब देखो ये डबल बॉन्ड है, इसके बाजू वाला C है, इसके पास H है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, H+ को बोलेगा टाटा बाय बाय, ये H+ देखो निकल गया, इसके ऊपर मतलब नेगेटिव चार्ज आया है, तो इसने क्या किया, इधर इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट किया। क्यों, देखो क्योंकि इधर देखो सिग्मा पाई रेजोनेंस, मतलब सॉरी इसके वन माइनस आ जाएगा, ये सिग्मा और ये पाई, तो रेजोनेंस हो सकता है, तो इसने इधर बॉन्ड बना दिया, और इसके ऊपर ये था, ये उठ के इधर माइनस आ गया। अभी देखो कार्बन आयन स्टेबिलिटी, देखो ये क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन किस में बन रहा है। अब देखो ए वाले में देखो क्या बन रहा है, द माइनस, देखो C, इसका ये C के ऊपर जो माइनस है, इसके ऊपर देखो ये आ रहा है, ये H आ रहा है, ये H आ रहा है। पर अब देखो इसके ऊपर देखो क्या, ये C- है, इसके बाद देखो ये
CH3 है जो इसको अनस्टेबल बना, क्योंकि CH3 क्या है, प्लस प्लस आई ग्रुप है, तो इसको इलेक्ट्रॉन और देगा ये, मतलब इसको हेल्प करेगा, और इसके ऊपर ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, इसलिए ए इज़ मोस्ट स्टेबल, या सबसे ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन शो करेगा बी से, ठीक है। मोर अल्फा हाइड्रोजन ऑन सिंगल कार्बन मोर स्टेबिलिटी, ये याद रख लो, ये पूरा कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट याद नहीं आ रहा है तो ये मैकेनिज्म याद रखो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन होना चाहिए, मतलब, ठीक है। शायद से इधर नहीं लिखा, ये H+ जाएगा और इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये इधर नेगेटिव आएगा, ये इधर नेगेटिव इधर शिफ्ट करेगा, ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है, प्लस नहीं आएगा इधर, इधर नेगेटिव आएगा। ये H+ निकलेगा ना, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आया अभी एरोमेटिसिटी क्या होता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे कि एरोमेटिसिटी क्या होता है, याद मतलब इसको कंसेप्ट वाइज याद रखना है, इसको रोज रिवाइज करना है तो आपको याद हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, एरोमेटिक, फिर इसके बाद नॉन एरोमेटिक, फिर होता है एंटी एरोमेटिक। तो क्या होता है देखो, अभी कैरेक्टरिस्टिक देखो क्या होता है एरोमेटिसिटी का, क्यों क्या होता है पता है, कितना ज़्यादा पढ़ोगे ना उतना ज़्यादा फिर कंफ्यूज होने का चांसेस होता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो ये रूल हमेशा याद रखना, कभी भी कंफ्यूज हो किधर भी क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा रूल्स पे आना है, ठीक है। तो सबसे पहले रूल क्या है, प्लानैरिटी 2D। अब देखो बेंजीन का जो रिंग है ये 2D है, 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसका जो एक कोई भी आइटम ऐसा नहीं है कि ऐसा एक पीछे जा रहा है, एक ऊपर आ रहा है, एक कौन से तो एंगल पे, ऐसा नहीं है, ये 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2D मतलब एक्स वाई एक्सिस, इसमें ही आएगा पूरा स्ट्रक्चर, जेड एक्सिस में नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मैथ्स आपको आता रहेगा थोड़ा बहुत यार फिजिक्स, तो आपको पता चल गया रहेगा कि 2D का मतलब क्या आता है। तो अभी देखो sp2 कार्बन रहना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम अभी बताया था मैंने, कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, देखो पाई सिग्मा पाई, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ठीक है। साइक्लिक होना चाहिए, ये क्या देखो साइक्लिक है कि नहीं। प्रेजेंस ऑफ n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन है। n कहाँ से इनका काउंटिंग स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3। अभी ये नाम याद रखना है, पायरिडीन और पायरोल, ठीक है। ये कभी भी आपको दिख सकता है, ये नाम पायरिडीन और पायरोल, इसका स्ट्रक्चर भी याद रखना है, ठीक है। अभी इन दोनों में से सबसे ज़्यादा गुड बेस क्या है, अब देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है पायरोल में, और पायरिडीन में देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं आ रहा, तो पायरोल का ये जो इलेक्ट्रॉन से कॉन्जुगेटेड सिस्टम में आ रहा है। अब सोच के बताओ कि गुड बेस क्या होता है। बेस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा। तो आपको क्या लगता है, ये इलेक्ट्रॉन देगा कि ये इलेक्ट्रॉन देगा, ऑब्वियसली ये इजीली इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम में अटका हुआ नहीं है, इसका ये इलेक्ट्रॉन अटक जाएगा इसके अंदर, तो थोड़ा देर लगेगा इसको देने के लिए। तो सबसे ज़्यादा गुड बेस क्या होता है, पायरल और पेरिडियम में से पेरिडियन है, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये डायग्राम भी याद रखना नाम के साथ, ठीक है। अभी एंटी एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि द ऑर्डर भी मैंने लिखा है देखो, एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, फिर एंटी एरोमेटिक। इसका भी कैसा रहता है, सबसे पहले देखो चेक करना कि साइक्लिक है कि नहीं, ठीक है, साइक्लिक है कि नहीं, ये हमेशा याद रखना है। फिर इसका भी प्लानैरिटी sp2 रहेगा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम रहेगा, देखो ये 1 पाई सिग्मा पाई, ठीक है, ये इसको बोलते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम। देखो और एकदम इजीली मैं आपको बताऊँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये सब कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ऐसा किधर भी दिखा तो समझ जाना वो कॉन्जुगेशन में, ठीक है, याद रख लो। क्या इधर देखो 4n+2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए एरोमेटिसिटी के लिए, और एरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4n, n कैन बी 1 2 3, और इसमें n कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, याद रखना, इधर 0 से स्टार्ट होता है, इधर 1 से स्टार्ट होता है। और ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है, देखो ये
1 2 3 4 4n, n का वैल्यू क्या है 1, तो कितना है 4, 1 2 3 4, कौन सा इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा नहीं पाई इलेक्ट्रॉन। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है, नॉन साइक्लिक रहेगा, ये सबसे ईजी है, ये नॉन साइक्लिक ही रहेगा। साइक्लिक हो सकता है क्या ये, हाँ हो सकता है, देखो ये अगर मैंने लिख दिया है, ये क्या है नॉन एरोमेटिक है, तो साइक्लिक है, हाँ है ये, तो ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट मिटा देता हूँ। अभी इधर एक क्वेश्चन है, देखो फॉलोइंग, ये एक स्ट्रक्चर है, सॉरी ये एक स्ट्रक्चर है, इसको देख के आपको क्या लगता है कितना इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साइक्लिक है, हाँ है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, हाँ है। इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, मतलब 4n इक्वल टू 8, तो n का वैल्यू क्या है 2, मतलब ये एंटी एरोमेटिक है, नहीं ये एंटी एरोमेटिक नहीं है। देखो ये एंटी एरोमेटिक का कंडीशन फॉलो करता है, पर देखो इट इज़ अ नॉन पोलर, इट इज़ नॉन एरोमेटिक एंड नॉट एंटी एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ होता है, देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा पाया जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ये याद रखना है। साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन नाम याद रख लो, क्यों, क्योंकि कभी कभी डायग्राम नहीं दिया रहेगा, सीधा सीधा नाम लिखा रहेगा साइक्लो ऑक्टाटेट्रेन, तो ये याद रखना, ये एक्सेप्शन है, आपको याद रखना है। ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है कि ये एंटी एरोमेटिक है, पर ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, ये नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपको क्या लगेगा ये एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि ये 8 इलेक्ट्रॉन, देखो 4n इक्वल टू 8 n इक्वल टू 2, अच्छा ये एंटी एरोमेटिक है, मतलब आपको लगेगा कि ये सबसे अनस्टेबल है, पर ये नॉन एरोमेटिक रहता है। सर बोले, आप बोलोगे क्यों, तो देखो ये जो हाइड्रोजन आइटम होता है ना, ये कॉन्जुगेशंस को आगे जाने नहीं देता, ये कॉन्जुगेशन को आगे जाने नहीं देगा, ऑब्वियसली कॉन्जुगेशन को आगे जाने नहीं देगा, तो कॉन्जुगेशन नहीं है मतलब, ठीक है। दोनों एग्जांपल याद रखना है। अगर रिएक्शन में एंटी एरोमेटिक बन रहा है तो कंपाउंड नहीं बनेगा, ये हमेशा याद रखो, ये एलिमिनेशन में काम आता है, ठीक है। एलिमिनेशन में अगर एंटी एरोमेटिक का कोई भी कंपाउंड बने तो सबसे अनस्टेबल होता है, क्योंकि पूछते ना कि व्हाट विल सबसे ज़्यादा क्या बनेगा, व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट, तो आपको याद रखना है ऐसे क्वेश्चंस में। अभी देखो ये है, ये कंपाउंड में देखो ये बन रहा है, कॉन्जुगेटेड है, ये देखो सिग्मा सॉरी पाई सिग्मा प्लस सिग्मा पाई सिग्मा पाई, ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम में हाँ है, 1 2 3 4, कितना पाई इलेक्ट्रॉन है 4, 4n इक्वल टू 4, n का वैल्यू 1, बाप रे, मतलब एंटी एरोमेटिक है, हाँ ये एंटी एरोमेटिक है, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये सबसे अनस्टेबल है, क्यों, क्योंकि एंटी एरोमेटिक सबसे अनस्टेबल होते हैं, ये याद रख लो। और एक है देखो क्वेश्चन, देखो बाइफिनाइल, नाम याद देखो बाइफिनाइल, स्टेबल और नॉट स्टेबल, पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 12 है, कंडीशन रिलेटिंग टू एंटी एरोमेटिक, पर इसके अंदर एक नोट लिख लो, अगर ऐसे दो एरोमेटिक रिंग अलग अलग है तो ऐसे समय में एक एक रिंग का चेक करे, क्या पाई इलेक्ट्रॉन, अभी ये रिंग का कितना है 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 है, एक एक रिंग का चेक करना है। और एक रूल है देखो, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट आता है, ठीक है। अभी कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी रूल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मेसोमेरिक इफेक्ट को प्रायोरिटी देना है, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन को, फिर इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये तो आपको पता ही रहेगा, शायद से आपने पढ़ा रहेगा, तो ये सबको रटा हुआ ही रहता है, तो आप भी शायद से रट लो, फिर याद तो आ ही जाएगा, ये तो सबसे इजी है याद रखने के लिए। देखो ये फिनाइल, ये स्ट्रक्चर, ये तो कोई भी तो कोई भी देख के बता देगा कि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है, मतलब, पर उसके भी पहले क्या आता है, ये तीनों आता है, ठीक है, ये याद रखना है। अभी क्वेश्चन देखो, सीधा स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा है आपको, अब कोई कोई लोग को क्या लगेगा,
ओहो, 3 3 CH3, 3 3 CH3, और इधर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ऑब्वियसली ये देगा, सबको ये लगता है स्टार्टिंग में। पर इधर प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट, फिर हाइपोकॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। कभी भी अगर आप स्टार्टर हो, मतलब स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस कर रहे हो जीओसी का, तो अगर ऐसा 4 स्पीशीज देखा ना, तो आप है ना उसका रेजोनेंस पूरा कर दो कि कहाँ ये प्लस जा रहा है। अभी ऐसे क्वेश्चन में देखो, इसका आंसर देखो क्या आएगा, ABC आएगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप रेजोनेंस इसका रेजोनेंस करके देखो, आपको देखो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखा देगा। तो देखो इधर प्लस आया, प्लस, तो सबसे ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखाएगा, ये दिखा। अभी इधर भी देखो, अगर ये प्लस इधर आया, इधर ये कार्बन पे, तो इसके अल्फ़ा कार्बन पे एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसके 0 है, इसके 3 है, तो सबसे ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन दिखाएगा, सबसे ज़्यादा इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा किसके पास, इसके पास है। फिर इसके बाद देखो 3 है, इसके पास 1 है, और इसके पास 1 भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या रहेगा, सबसे ज़्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन दिखाई दे रहा है, तो ऑब्वियसली कौन रहेगा, A, फिर B, फिर C। देखो हमेशा याद रखना है, ऐसा अगर स्टार्टिंग तुम जीएससी कर रहे हो, तो सीधा कंक्लूजन पे मत उतरा करो। सबसे पहले ये जो 4 स्पीशीज़ रहता है, इसका है ना आप पूरा रेजोनेंस करके देखो, ठीक है, फिर कोई आंसर पे आना, ठीक है। फिर में जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको चमकेगा, खुद से चमकेगा कि कहाँ आएगा और कैसे कैसे जाना है, ठीक है। हाइपोकॉन्जुगेशन का प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा रहता है। क्यों? देखो ये याद रखना है कि भूल जाते बच्चे, ये देख लिया ना, मतलब पता है, इधर ही देख के बच्चे रॉन्ग आंसर मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट आते हैं कार्बन फ्री रेडिकल पे। इसका भी देखो सेम है, ऊपर का ऑर्डर था वैसे ही है, पर इसमें क्या है कि ये CH3 देखो, ये इधर आया है, मतलब CH3 देखो इधर आया है, और कार्बोकैटायन में देखो कहाँ आया है, इधर आया है। एक देखो 3 फिनाइल, 2 फिनाइल, 1 फिनाइल, इनके बीच में आया है। और इधर देखो का फ्री रेडिकल में देखो 3 फिनाइल, 2, 1, फिर में और एक ये क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, फिर आया ये कार्बोकैटायन में, ये इधर था, ठीक है, ये याद रखना है। ये कहाँ देखा जाता है, कार्बन फ्री रेडिकल वुड्स रिएक्शन में, कोल्ब्स रिएक्शन में, एंटी मार्कोनिकोफ रूल में, ठीक है। ये हाइड्रोकार्बन में जब आओगे तब मैं बता दूंगा, ठीक है। ये याद रख लो कि इसमें दिखता है। जितना ज़्यादा जीओसी आपका अच्छा रहेगा, उतना अच्छा ही आपका पूरा ऑर्गेनिक हो सकता है, ठीक है। अभी कार्बोनायन, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो, 3 फिनाइल, मतलब 3, 2, 1, शायद से फिनाइल बोल रहा, शायद से रॉन्ग हुआ, तो अब देख लेना, ठीक है। मैं फिनाइल देखो ये, फिर 1 2 3, इसमें देखो 3 2 1 नहीं है, 1 2 3 है, क्योंकि ये कार्बोनायन है। नेगेटिव चार्ज ऑन मोनोइलेक्ट्रॉन, नेगेटिव एटम, मोर स्टेबिलिटी। अब मैं बता रहा था ना आपको, देखो sp3 का कुछ तो रहता है, sp3, sp2, sp, s का और p का कुछ तो रहता है रिलेशन। अभी देखो इधर मैं आपको बताता हूँ, देखो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, sp3, sp2, इधर sp आना चाहिए था, सॉरी, इधर ये sp है, ठीक है। फिर रूल देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहता है, sp, फिर sp2 की sp3, क्यों सबसे ज़्यादा इसमें देखो s और p 50-50 है, इसमें s और p देखो p का परसेंटेज ज़्यादा है, इसमें देखो और p का परसेंटेज ज़्यादा है। और s का ऐसा खूबी है कि जिसके पास s कैरेक्टर ज़्यादा हो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। याद रख लो। अभी रिंग एक्सपेंशन क्या होता है, देखो कंसेप्ट ये देख लो, मोस्ट सीन इन 3 कार्बन रिंग, 4 कार्बन रिंग, 5 कार्बन रिंग। क्यों? क्योंकि अभी देखो मोस्ट स्टेबल अगर प्रोडक्ट पूछा है आपको, तो आप कौन सा रखोगे। अब देखो एक प्रोडक्ट में इधर कार्बोकैटायन आके आपने प्रोडक्ट बनाया, और इधर दूसरे में ये कार्बोकैटायन लेके आपने प्रोडक्ट बनाया, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या रहेगा, ये रहेगा। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा ऐसा रिंग बढ़ा हुआ उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलता है। पर वो किस में रहता है, देखो 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन है, रिंग एक्सपेंशन कर दो। अब इसके भी एक रूल है, देखो ये रिंग है, रिंग के बाजू में ही जो कार्बन है या फिर कोई भी एलिमेंट रहेगा उसके ऊपर ये प्लस चार्ज रहना चाहिए। अब देखो ये क्या है, देखो ये इसके बाजू, इसका ठीक बाजू है
कार्बन पे प्लस है नहीं है, तो ये रिंग एक्सपेंशन शो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। ये नहीं दिखाएगा रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि रिंग के सीधा जुड़ा कार्बन पे कार्बोकैटायन नहीं है, याद रख लो। अभी न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये देखते हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब देखो, न्यूक्लियो मतलब पॉजिटिव, फाइल मतलब लव, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव, फाइल मतलब लव, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लव, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन को लव करता है, मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये पॉजिटिव का पॉजिटिव के क्या करते हैं, तो मतलब ये क्या है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, ठीक है। अभी एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, अभी देखो छोटे छोटे एक कंसेप्ट आएगा, उसको आपको याद रखना है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ये याद रखना है। एम्बिडेंट मतलब एक से ज़्यादा, एक कंपाउंड रहेगा उसमें एक से ज़्यादा जो एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन मतलब दे सकते हैं किसको भी। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस के लवर, पॉजिटिव लवर, तो वो क्या रहेंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो देगा, ठीक है। इस पर देखो, ये सी भी देगा, एन भी देगा, एस देगा, एन देगा। अब इसमें देखो, एन देगा, ओ देगा, ओ देगा, एन देगा। इसमें देखो, ये तो तीनों भी दे रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रोफाइल पे। इसका मतलब तो याद है ना, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, मतलब ये खुद क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की कमती रहेगी इसके, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमती रहेगी इसके पास। अभी ये याद रख लो, ठीक है। ये एग्जांपल है बेंजीन डायज़ोनियम, ठीक है। आपको क्या लगता है दोनों में से लिविस एसिड कौन रहेगा? लिविस एसिड, एसिड मतलब पता है क्या होता है? लिविस एसिड मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और बेस लिविस एसिड होता है, मतलब लिविस बेस होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। ये लिविस एसिड है, मतलब लेगा। अभी इधर देखो, ये एन है, पहले एन का देखते क्या होता है। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, 7, 1s2 2s2 2p3। अभी देखो ये ऐसा आएगा, 1 2 3, एच के साथ बॉन्ड बना दिया है, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर है। देखो अभी एन प्लस में क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गायब है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो पेयर से, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसमें से इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब ऐसा इसमें से नहीं देगा, मतलब एग्जांपल दे रहा नॉर्मली। देखो ये एन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, और किधर तो एक वैकेंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। इसका मतलब ऐसा रहेगा, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ ना कि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा, मतलब ये रहेगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन खुद रखेगा और इसका जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो दूसरे को देगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये एन, देखो 1 2 3 4 बॉन्ड ऑलरेडी बना दिया है, तो इसके पास वैकेंट, नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। देयरफॉर नॉट लुईस एसिड। इधर शायद से पी ऑर्बिटल है, क्योंकि एन के पास कैसे हो सकता है डी ऑर्बिटल, ठीक है। शायद से आपको पता है ना कि क्यों नहीं हो सकता, कमेंट में बता देना क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। ठीक है, मैं आप खुद ही बता देता हूँ। अभी देखो क्यों, क्योंकि इसका यहाँ तक ही है, थर्ड ऑर्बिटल अब तक खुला नहीं है, और 2 में सिर्फ एस ऑफ पी देखा जाता है, ठीक है। पढ़ा है ना आपने क्वांटम नंबर्स, तो उसमें शायद से ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी देखो इसके पास वैकेंट है, इसमें कितना बॉन्ड बना है, 1 2, इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। ये एक लोन पेयर है, और ये 2 बॉन्ड इधर बनाने में चले गए, तो कौन सा बाकी, एक खाली है प्लस, तो ये ले सकता है इलेक्ट्रॉन, हाँ ले सकता है। तो क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन में आ सकते हैं, इसलिए मैं सब बोलते हैं ना, नाम दे के आप एक कंसेप्ट का नाम दिखे, मैं आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करूँ, सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको दिखा दे सकता है। अभी एक्वियस मीडियम में बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, देखो ये कैसे याद रखना है, 2 1 3 2 3 1, ठीक है। इधर क्या मिथाइल है, मिथाइल, इधर क्या 3 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो देखो 2 1 3, इधर देखो ये क्या इथाइल आया। तो अभी देखो मिथाइल है, मिथाइल मतलब बाप रे एक ही कार्बन। इसमें यही याद, इधर इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़ क्या होता है बच्चे, क्या होता है इधर 1 आएगा कि 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा कि 3 आएगा, क्योंकि 2 2 दोनों में आगे होता है। कौन सा कैसे है वो भी देख लो, इधर एन है, ठीक है, एन है इधर, ये याद रखना। ये इसमें कैसे 2 तो आगे है ही, तो अभी कन्फ्यूजन किस में आता है कि 1 आएगा कि 3 आएगा। तो अब क्या, अभी मिथाइल है, मिथाइल मतलब एक कार्बन, और तो 1 आएगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। इसका अगर रीज़न चाहिए आपको तो एनसीईआरटी खोलो, हाइड्रोकार्बन
शायद से हाइड्रोकार्बन चैप्टर में इसका आंसर दिया है शायद से, हाँ देख लो, या फिर अमीन्स में। अभी अगर देखो ये कौन सा मीडियम है, एक्वस मीडियम है, एक्वस। वही अगर गैसियस मीडियम में अगर आपको पूछा रहता तो आप क्या देते, 3 2 1, ठीक है। क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी याद रख लो, क्या मतलब समझ लो कि क्या पूछा है आपको, बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन देगा, गैसियस मीडियम में 3 2 1, ठीक है। अभी बॉन्ड लाइन पे चर्चा कर लेते हैं। अभी इसमें भी देखो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये इसके पास देखो 3 ही हाइड्रोजन, एक अल्फा कार्बन है, और ये कितना है, अल्फा हाइड्रोजन 3 है, पर इसके पास कितना है, 1 2 3, कितना 3 3 3 3 3 4 12, इसके पास कितना है 3 है। तो ये ये कितने बार शिफ्ट होगा, ऑब्वियसली कितना है, 1 2 3 4 4 12 बार शिफ्ट होगा। तो ये इतना ज़्यादा पकड़ के नहीं रखा, मतलब क्यों, क्योंकि ये शिफ्ट होते जा रहा है, ठीक है। तो कहता है थोड़ा लूज बॉन्ड है। तो देखो C डबल बॉन्ड C ऑफ X हैज़ लेस सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर लेस है, मतलब क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है, देखो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा है। और C डबल बॉन्ड C ऑफ Y हैज़ हाई सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। क्यों, इसका रीज़न भी आपको कॉन्जुगेशन में बता दिया था। अगर इसका नहीं आ रहा, अभी मैं आपको मैकेनिज़्म बता दिया, अगर आपको नहीं आ रहा है तो वापस पीछे जाओ और देख लो कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, और इसका खुद आप मैकेनिज़्म करो और देखो, ठीक है। एक रूल में मैंने उधर बताया था कि क्या देखना होता है, किसका स्टेबिलिटी देखा जाता है, पर वो इसमें काम नहीं आएगा, पर फिर भी वो भी याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अब लोन पेयर क्या आता है, देखो अभी कैसे किधर भी ये दिख गया ना तो बच्चों को लगता है कि ये लोन पेयर है, पर ऐसा नहीं होता है। अब देख लो एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ, ठीक है। लोन पेयर इक्वल टू अनशेड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। लोन पेयर क्या होता है, अनशेड इलेक्ट्रॉन। अब यही क्वेश्चन में आके देखो C डबल बॉन्ड C ये पर कैसे, हम कैसे नॉर्मली है ना इसको भी लोन पेयर बोल देते हैं, क्यों, आपने है ना ऐसा सबकॉन्शियस माइंड में बैठे कि इसको लोन पेयर बोल देने का, ठीक है। अगर मैंने भी यूज़ किया रहेगा तो सॉरी, ठीक है। अब देखो लोन एक्चुअली क्या होता है, देखो लोन पेयर का कंसेप्ट क्या होता है। देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन अगर ये कॉन्जुगेशन में है, देखो पाई सिग्मा और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड इन रेजोनेंस, देयरफॉर दे आर नॉट लोन पेयर। क्यों, हाइब्रिडाइजेशन में आपने सुना रहेगा ना कि लोन पेयर का क्या एक इम्पोर्टेंस रहता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के देखो 3 सिग्मा और एक लोन पेयर, ये लोन पेयर है नहीं, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया था, ठीक है। इसको लोन पेयर मतलब नहीं माना है, इसको मतलब लोन पेयर नहीं था। क्यों, फिर से मतलब इसमें से रूल निकाला कि अगर साथ 2 इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन या फिर रेजोनेंस में रहेगा तो इसको लोन पेयर नहीं माना जाएगा। तो अभी यही क्वेश्चन में देखो इसका दूर है, देखो ये रेजोनेंस में है, ये 2 इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में है नहीं है। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन रेजोनेंस, देयरफॉर दे आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी निकाला था, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, sp3। इसका लोन पेयर गिना गया था, क्यों, क्योंकि ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर्ड है, क्यों, रेजोनेंस में जा रहा है इधर, ये अनशेयर्ड, ये जा रहा है किधर नहीं जा रहा है, इसके पास ही, हाँ इसके पास ही है। ये देखो रिएक्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा उतना वो कम रिएक्टिव रहेगा, ठीक है। और एक कंसेप्ट है देखो कंटिन्यू एंड क्रॉस रेजोनेंस, ठीक है। कंटिन्यू रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। क्यों, देखो अब देखो कंटिन्यूस रेजोनेंस क्या आता है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। क्रॉस क्या आता है, एक साइड फिर दूसरे साइड दूसरा जाना पड़ता है। तो ये रूल आप याद रखो, कंटिन्यूस रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। क्योंकि पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो आपको क्या लगता है पहले क्या आंसर क्या आ सकता है। देखो ये ठीक है, लोन पेयर है, हाँ लोन पेयर है, हाँ है। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा, देखो अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट बी इज मोर स्टेबल देन ए फॉर स्टेबिलिटी। इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहता है। तो FCl से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाँ है। तो ये क्या है इलेक्ट्रॉन है,
तो ये खींचेगा ऑब्वियसली, इनको मतलब नहीं चाहिए इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन, ये पता चल रहा है ना, इसके पास ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ही मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, कन्फ्यूज हो सकते हो कभी भी, याद रखना है, ठीक है। अब पर इसमें ट्विस्ट क्या है देखो, बट ए इज मोर स्टेबल फॉर स्टेबिलिटी बिकॉज डी ऑर्बिटल रेजोनेंस इज सिन। अब देखो ट्विस्ट आ गया है, बैक बॉन्डिंग का भी इसमें ही देखो थोड़ा थोड़ा आपको झलक दे देगा कि बैक बॉन्डिंग क्या होता है। देखो ये सी एच है, देखो सी एच 2 इलेक्ट्रॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। ये देखो सी एच सी डबल इलेक्ट्रॉन एंटर्स Cl माइनस का डी ऑर्बिटल, बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट आ गया। देखो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से मिल रहा है इधर, तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी पढ़ना है। देखो फ्लोरीन का क्या आता है 9, अगर आपको पता नहीं रहेगा तो अब न्यूमेरिक शायद रख लो। देखो हाई हेलो लिसन बी बी सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट नंगा मोगली सिटिंग पेप्सी सोडा कोला अरे खा कैल्शियम, ठीक है। कुछ आगे पीछे हो गया तो देख लेना, ठीक है, मतलब आप देखो आपका पीरियोडिक टेबल पर ये ऐसे ही जाता है पर, ठीक है। देखो हाई हेलो लिसन बी 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 सी न्यूज़ ऑन फ्राइडे, ये कौन सा नंबर है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छा 9, तो ये क्या है इसका देखो 1s2 2s2 2p5, ये पता है ना कैसा होता है, ये पता रहेगा ना आपको, ये नहीं तो बुक खोल के देखो इसको कैसे है। अगर यही नहीं आता ना तो आप जूसी छोड़ो, सबसे पहले ये देखो कैसे होता है। इसके अंदर देखो 3 ऑर्बिटल खुला है नहीं खुला है, इसके अंदर क्लोरीन में खुला है, हाँ 3, अभी देखो ये अगर 3 अगर खुला है ना, देखो 3 अगर 3 खुला है ना तो इसके पास एस भी रहेगा, पी भी रहेगा और डी भी रहेगा। अगर ये 2 है ना तो इसके पास देखो सिर्फ एस और पी रहेगा, इसलिए देखो ये तो दिखा जाता है, देखो 1s इसमें पी है नहीं है, 2s 2p 3s 3p 3d, एफ आएगा नहीं आएगा। अभी देखो 4s 4p 4d 4f इसमें आएगा, ठीक है। ये ऐसा हायरार्की रहता है, ऐसा ऐसा बढ़ते जाता है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें इसका आउट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, देखो 3s2 3p5, तो आपको क्या लगता है इसके पास 3d रहेगा, ऑब्वियसली रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 3 खुल चुका है पहले ही, देखो इधर 3 खुल चुका है, तो इसके बाद 3d भी रहेगा और वो क्या रहेगा खाली, तो ये इलेक्ट्रॉन उसके अंदर ले सकता है, हाँ ले सकता है, ठीक है। अब देखो इधर ये खींचा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है, एफ सबसे ज़्यादा खींचेगा मान लिया, पर आप इंडक्टिव इफेक्ट से भी ज़्यादा पावरफुल क्या रहता है, रेजोनेंस होता है। तो इसके पास खाली डी ऑर्बिटल है, हाँ है ना, तो ये इसके अंदर डालेगा, देखो ये कॉन्जुगेशन हो गया, देखो ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये इलेक्ट्रॉन है सिग्मा और देखो खाली वैकेंट डी ऑर्बिटल आ गया, ठीक है, ये याद रखना है। स्टेबिलिटी कैसा मतलब माना जाता है, तो अपने बोला ना सबसे ज़्यादा किसके पास कोवेलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा रहेगा, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, देखो इधर भी वो कंसेप्ट आ गया बैक बॉन्डिंग। अब देखो सबको क्या लगता है, देखो PP SP SS, ये क्या है सब, ये याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये, ठीक है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ है, और ये सब बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है नहीं है, ठीक है, ये सब याद रखना है। कौन सा बॉन्ड बनाया गया है इधर, सिग्मा बॉन्ड बनाया गया है। अब देखो एस ऑर्बिट क्यों है, अभी देखो देखो एस ऑर्बिटल कैनॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये याद है आपको, क्यों नहीं बना सकता, ये पॉइंट याद है कि नहीं, याद ही रहेगा। एंड इज़ नॉट डायरेक्शनल, क्यों, क्योंकि ये ऐसा होता है कुछ, मेरे को तो ऐसे बताया कि ऐसा होता है। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड डिपेंड अपॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। देखो एस के अंदर बॉन्ड है, मतलब ऑर्बिटल बॉन्ड बन रहा है, इज़ मोर ओवरलैपिंग, क्योंकि ऐसा होता है, देखो कितना ज़्यादा ओवरलैप कर सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर, देखो हर एक जगह पे इलेक्ट्रॉन है, एक जगह पे
हर जगह पे इलेक्ट्रॉन है सेम अमाउंट में, ठीक है, प्रोबेबिलिटी सेम है, सीधा सीधा देखो। वेर एज इन PP इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायरेक्शन, इधर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, मतलब इधर डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखो ये दूसरा अगर P में बना रहो, इसका भी सेम इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और स्ट्रेंथ किस पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड एरिया ऑफ ओवरलैपिंग। एस में ओवरलैपिंग ज़्यादा था और P में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। इस सिग्मा बॉन्ड की बात हो रही है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखो इसमें PP का सबसे स्ट्रेंथ है, फिर SP, फिर SS, ठीक है, याद रखना। क्या है, सिग्मा बॉन्ड में ही सिर्फ। बैक बॉन्डिंग इज सम काइंड ऑफ रेजोनेंस, बताया था ना मैंने, ये 2 इलेक्ट्रॉन सिग्मा वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसको रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको भी रेजोनेंस बोलते हैं। नया पॉइंट याद रख लिया फिर आपने, ठीक है। फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये पाई बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड पहले से ही रहेगा, ठीक है। अब इसमें भी देखो, ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था, देखो इसमें पहले से ही सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। अगर ये अभी ये इलेक्ट्रॉन देखो ये इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बन गया, तो बैक बॉन्डिंग क्या होता है, ये हमेशा पाई बॉन्ड रहेगा, सिग्मा बॉन्ड पहले से ही रहेगा उसके पास, ठीक है। अगर ये सीधा सीधा, अगर ये नहीं रहता और ये सीधा सीधा होता ना, तो इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड में आप याद रखा रहेगा, मतलब देखा रहेगा कि इसको ये ट्रांसफ़र क्या होता है, क्योंकि बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि ये वाला ट्रांसफ़र, सीधा सीधा ट्रांसफ़र को क्या बोलते हैं और बैक बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं। बैक बॉन्डिंग में हमेशा आप याद रखना कि पहले सिग्मा बॉन्ड पहले से बना रहेगा, फिर अगर वो बॉन्ड बना रहा है, अगर वैकेंट ऑर्बिटल में डाल रहा है इलेक्ट्रॉन्स, तो वो बैक बॉन्डिंग खिलाएगा, और वो हमेशा पाई बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, पाई बॉन्ड। बैक बॉन्डिंग आया तो क्या रहेगा, पाई बॉन्ड, ठीक है। अब आते देखो, फॉर्म ओनली पाई बॉन्ड, नो सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड पहले से रहेगा। आपको मैंने ऊपर बता दिया एग्जांपल में, देखो बैक बॉन्डिंग ग्रेटर बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, सॉरी अगर बैक बॉन्डिंग रहेगा तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ रहेगा और कम बॉन्ड लेंथ रहेगा। क्यों, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है ना, तो बॉन्ड बन रहा है मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ रहा है मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो रहा है, ठीक है। देखो और एक रूल है, देखो बैक बॉन्डिंग का, ये भी याद रख लो, बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस लुईस एसिड कैरेक्टर एंड लुईस बेस कैरेक्टर। क्योंकि बच्चे को है ना, मतलब ये हजम ही नहीं होता है, दोनों कम कैसे हो रहा है, मतलब एक कम लुईस एसिड कम आ रहा है तो लुईस बेस तो बढ़ना चाहिए ना, तो देखो क्यों नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री ऑब्वियसली थोड़ा तो झटका देगा ये। अभी देखो BF3 BaCl3 BBr3 BiI3, कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p 1। p में कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हैज़ MTP ऑर्बिटल, 2 MTP ऑर्बिटल है। लोन पेयर इन वैकेंट और MTP ऑर्बिटल, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल क्या है, p ऑर्बिटल है जो वैकेंट है। ये क्या है, x मतलब कोई भी हो सकता है, F Cl Br I, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके पास क्या है, लोन पेयर है, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो इसके अंदर डाल सकता है इलेक्ट्रॉन, हाँ डाल सकता है। तो आपको क्या लगता है सबसे इजीली कौन देगा इलेक्ट्रॉन, लुईस एसिड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। ये B है, ये X है, ये इलेक्ट्रॉन है बाहर। अब क्या लगता है, ये अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी भूख मिट गई कि ये लुईस एसिड हो सकता है फिर B, तो सबसे ज़्यादा लुईस एसिड कौन रहेगा और सबसे कम लुईस एसिड कौन रहेगा, ये कौन किसके ऊपर डिपेंड है, X के ऊपर डिपेंड है कि वो कितना ज़्यादा, मतलब कितना फास्ट इलेक्ट्रॉन दे रहा है इसके पास, या फिर मतलब कितना अच्छे से दे रहा है उसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी देखो ये F है, ये सबसे पहले देगा, सबसे जल्दी से देगा, मतलब बॉन्ड क्रिएट करने सबसे ज़्यादा देगा। अगर इसने फास्ट दे दिया तो सबसे कम कौन दे रहा है, I दे रहा है, ठीक है। X में क्या क्या आता है, F Cl Br I का प्रोबेबिलिटी कम है इलेक्ट्रॉन देने का B को, जितना कम प्रोबेबिलिटी रहेगा, मतलब प्रोबेबिलिटी मतलब कम देगा इलेक्ट्रॉन, तो B के पास कम इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो लुईस एसिड क्या रहता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखो ये ऑर्डर है, पता है अभी क्यों BI3 आ गया और BF3 पीछे है, तो लुईस क्या है, लुईस एसिड का ये ऑर्डर है, ठीक है।
आई सबसे कम देगा बी को इलेक्ट्रॉन, तो बी ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए भूखा मतलब सबसे ज़्यादा लुईस एसिड है वो, ठीक है। वरना आपको क्या लगेगा, इंडक्टिव इफेक्ट आप देखोगे तो आपको क्या लगेगा, एफ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बी से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफ खींच रहा है, तो सब बी के ऊपर सबसे ज़्यादा प्लस आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्लस आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके, सबसे ज़्यादा भूख मतलब उसको सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो सबसे ज़्यादा लुईस एसिड। ये कंसेप्ट नहीं है इधर, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस इंडक्टिव इफेक्ट को, रेजोनेंस का प्रायोरिटी ज़्यादा है इंडक्टिव इफेक्ट से, तो इधर क्या है, बैक बॉन्डिंग क्या है, एक तरह का रेजोनेंस है, तो ये याद रखना है पॉइंट, ठीक है। अभी देखो ये लुईस एसिड का अभी हो गया कम, अभी देखो लुईस बेस भी कम क्यों हो रहा है, अभी देखो ये एन है, इसके पास ये लोन पेयर है, इसके पास भी ये लोन पेयर है, ये क्या है CH3, इधर क्या है ऐसा है H3 2 होल 3, इधर भी होल 3 है, देखो हैज़ नो डी ऑर्बिटल, हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालो और देखो इसके अंदर 3 खुला है कि नहीं, ठीक है। अगर 3 खुला है मतलब डी भी रहेगा इसके पास, अगर डी रहेगा खाली है ऑब्वियसली ये लोन पेयर है वो डाल देगा इसके अंदर, ठीक है। और लुईस बेस क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, अगर इसका ये लोन पेयर इसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे देगा तो इसके पास रहेगा क्या, ये नहीं रहेगा, तो ये दे सकता है नहीं दे सकता, तो इसका लुईस बेस कैरेक्टर कम हो गया, हाँ हो गया। अब इधर देखो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में दे सकता है नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि नो डी ऑर्बिटल, इसके पास डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये दूसरे किसी को दे सकता है, हाँ ये दे सकता है। तो लुईस बेस क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लुईस बेस है, हाँ है, ठीक है, ये याद रखना है, लोन पेयर इन SI का वैकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। अभी तो मैंने लिखा है लुईस बेस क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन देगा, लुईस एसिड क्या आता है, जो इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। बैक बॉन्डिंग, ये बैक बॉन्डिंग का अभी चालू हो गया, ठीक है। इनऑर्गेनिक थोड़ा मैं बता रहा कि आपको याद है, क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग ऐसा है जो इनऑर्गेनिक में बोलते ना, सॉरी ऑर्गेनिक में काम आता है, इसलिए मैं आपको इधर ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। बैक बॉन्डिंग चेंजेस प्लेनरिटी, प्लेनरिटी मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, ये सब नाम सुना है, ठीक है। देखो ये एन लोन पेयर क्या है, sp3 देखा है किधर ये, हाँ देखा है सर, देखा क्या है, टेट्राहेड्रल। आफ्टर बैक बॉन्डिंग ये इलेक्ट्रॉन इसके वैकेंट डी ऑर्बिट में डाल दिया, क्या हो गया, डबल बॉन्ड मतलब क्रिएट हो गया थोड़ा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये प्लस मैंने लिखा नहीं है इधर आएगा, ठीक है। क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया इसने इसका। तो अभी देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते थे, देखो 1 2 3 sp2, तो ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है, ये याद रखना है। देखो बैक बॉन्डिंग में एक रूल बता रहा हूँ, जो मैंने आपको रूल पहले बताया ना कि लोन पेयर किसको बोलते हैं किसको नहीं, बैक बॉन्डिंग में ये गिना जाएगा, ठीक है। ये लोन पेयर, ये इसलिए थोड़े बच्चे इसलिए कन्फ्यूज होते हैं कि इसको गिनना है या नहीं गिनना है। बैक बॉन्डिंग सिर्फ लुईस बेस और लुईस एसिड बताने के लिए मतलब ज़्यादा बताया जाता है, पर ये वाला रूल मैंने आपको बताया था ना, देखो मैं बताता हूँ कि लोन पेयर किसको बोला जाता है, किसको, ये वाला रूल, ये बैक बॉन्डिंग में नहीं लगेगा, याद कर लो, ठीक है। तो इसका ये लोन पे गिना जाएगा, ठीक है। देखो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेगा, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड, क्या है, sp1 p2 p3 sp3, ओहो sp3। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड को गिना जाता है, नहीं गिना जाता है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते पता है ना, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को गिनते हैं और लोन पेयर को गिनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 1 2 3 sp2, तो क्या ट्राइगोनल प्लेनर। बैक बॉन्डिंग चेंजेस प्लेनरिटी, तो ये टेट्राहेड्रल देखो क्या बन गया, ट्राइगोनल प्लेनर। बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल और रिमेन सेम बट नेवर डिक्रीजेस। अरे इंक्रीज बॉन्ड एंड मतलब क्या, इसका बॉन्ड एंड क्या आता है, टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल क्या होता है टेट्राहेड्रल में, ट्राइगोनल में क्या होता है 120, इसमें कितना होता है, घर बुक खोलो और चेक करो, क्या ये बॉन्ड एंगल बढ़ गया, हाँ बढ़ गया है। अब इधर क्या लिखा है, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस बॉन्ड एंगल और रिमेन सेम
कम होता है क्या सर? नहीं होता है। क्यों? बता तो मैं आगे, ठीक है। बट नेवर डिक्रीजेस। अभी BF3 ये कितना भी बैक बॉन्डिंग कर लो, ये अगर कर भी लिया तो देखो ये 120 रहने वाला है। कम हुआ है क्या? नहीं हुआ, ठीक है। याद रखना है, नोट। अभी बैक बॉन्डिंग को मैं BBB लिख सकता हूँ, ठीक है। इफ बैक बॉन्डिंग इज बिटवीन 2p 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 3p 2p 4p। मैं आप अभी आप कंफ्यूज हो जाएगी कि ये 2p 3p को मैं 3p 2p बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकते हैं, ये क्यों बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग में है, ये सेंट्रल एटम की बात की गई है। सेंट्रल एटम मतलब देखो, ये सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, ठीक है। देखो, इफ बैक बॉन्डिंग इज बिटवीन 2p 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 3p 2p 4p देन बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। बट इफ इट इज 3p 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 4p 3p 5p देन इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स बैक बॉन्डिंग। अब देखना है कि बैक बॉन्डिंग और बैक बॉन्डिंग कब बैक बॉन्डिंग और इंडक्टिव इफेक्ट कब कब देखना है, ठीक है। अब देखो, यह इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट्स BB। क्यों? देखो 3p 2p 3p 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 4p 3p 5p, ये सेंट्रल आइटम देखो 3 है, 3 स्टार्ट हो रहा है, 2 है क्या? नहीं है। इधर मैंने क्या बताया था, इफ बैक बॉन्डिंग इज बिटवीन 2p 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 3p 2p 4p देन बैक बॉन्डिंग डोमिनेट्स इंडक्टिव इफेक्ट। ये सेंट्रल आइटम क्या है? 2 में है कि नहीं? बाकी सब किस में जा रहे? 4p सॉरी इसमें 3 4 5 में जा रहे हैं। हाँ जा रहे हैं। तो इसमें क्या है? ये क्या है? 2p है ये सेंट्रल एटम। हाँ है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को ज़्यादा भाव देंगे या बैक बॉन्डिंग को? बैक बॉन्डिंग को। अगर ये सेंट्रल एटम अगर 3 4 5 में ज़्यादा तो बैक बॉन्डिंग को ज़्यादा भाव देते हैं इंडक्टिव इफेक्ट को, इंडक्टिव इफेक्ट को। ये कंसेप्ट याद रखना है, ठीक है। इधर क्या है? सेंट्रल एटम 3p में जा रहा है, भाव देंगे किसको देंगे? बैक बॉन्डिंग को या इंडक्टिव इफेक्ट को? इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है। अगर सेंट्रल एटम 2 रहता, 2 पे रहता, अगर 2 में खेलता सेंट्रल एटम, तो भाव किसको देंगे? बैक बॉन्डिंग या इंडक्टिव इफेक्ट को? बैक बॉन्डिंग को। ये रूल याद रख लो। कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, H+ जाने के बाद सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड क्या होता है? वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। अभी देखो, ये H+ जाएगा, ये H+ जाएगा, इसके पास नेगेटिव आएगा, ठीक है। इसके बाद ये भी H+ जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। अभी ये नेगेटिव इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डाल सकता है? हाँ डाल सकता है। ये नेगेटिव इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल में डाल सकता है? नहीं डाल सकता। सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होगा? ऑब्वियसली ये एक्स्ट्रा कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है, वैसे को बोलते ना, एक तरफ का कॉन्जुगेशन है, वैकेंट सिग्मा नेगेटिव, वैकेंट ऑर्बिटल। सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है? ए इज मोर एसिडिक देन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, देखो ये और बी सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या आएगा? तो आपको क्या लगता है? देखो बच्चे सोचते हैं ऐसे। देखो बैक बॉन्डिंग इसलिए निकाला गया, देखो ये माइनस है, इधर भी माइनस है। एफ में और एफ और Cl में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? एफ है। तो एफ सी का जो माइनस है, सबसे ज़्यादा सी के ऊपर का बर्डन कौन कम करेगा? माइनस का एफ करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। तो बच्चे का फटक से 20 घंटे देने, ये ऑप्शन पे टिक मार करेंगे। तो बेटा आपको ये भी देखना है कि Cl के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालेगा ना? हाँ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? A ग्रेटर देन B या B ग्रेटर देन A? आपको क्या लगता है? रेजोनेंस का प्रायोरिटी इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा है या इंडक्टिव इफेक्ट का ज़्यादा प्रायोरिटी रेजोनेंस है? ऑब्वियसली रेजोनेंस का ग्रेटर है प्रायोरिटी। तो सबसे एसिडिक क्या है? A ग्रेटर देन B। Cl हैज़ वैकेंट डी ऑर्बिटल, F हैज़ नो वैकेंट ऑर्बिटल। इसमें देखो वैकेंट कंपेयर एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको क्या लगता है क्या है? रेजोनेंस नहीं किया ना आपने? सच बोलो, रेजोनेंस किया कि नहीं? ये H+ गया, क्या आया? माइनस आया। माइनस ये रेजोनेंस में आपने डाला, ये दिखा रेजोनेंस का क्या स्ट्रक्चर आता है? नहीं देखा रहे हो ना? करके देखो क्या आता है। देखो मत आंसर क्या है।
आपको क्या लगा ये माइनस है, इधर भी बच्चे ये दिमाग लगाते हैं, माइनस है, एफ है, इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा खींचेगा, इसका बटन कम करेगा, मतलब कम चार्ज स्पीसीज बनेगा ये, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, बी ग्रेटर देन है, या फिर एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, बी ग्रेटर देन है। हाँ ठीक है, ये कर दो, पर ये गलत है ना, ये हमेशा बनाना है। देखो रेजोनेंस में अगर आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाओगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसमें भी कंसेप्ट क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया है, देखो एक्स्ट्रा बॉन्ड देखो बना दिया है। अभी बेंजीन का कैसे, बेंजीन में अगर ये माइनस घूमता है तो सेम देखो सेम रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है, इसका एक एक्स्ट्रा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर किसका है, Cl वाले के पास है। तो प्रायोरिटी क्या है, रेजोनेंस ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो एसिडिक क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ये आंसर है। अब देखो इधर भी मैंने लिखा है बी इज ग्रेटर देन ए अकॉर्डिंग, बी इज मोर एसिडिक देन ए अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट, बट बैक बॉन्डिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन इंडक्टिव इफेक्ट, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, याद रख लो। ये एक क्वेश्चन है, देखो केमिस्ट्री है ही बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। अब देखो ये कंसेप्ट आया, देखो अभी सेम टू सेम है ना, इसमें भी देखा जाएगा। तो बच्चे क्या, हमने बैक बॉन्डिंग पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, ए ग्रेटर देन बी मार के आगे निकल जाएंगे। पर इधर देखो क्या ग्रुप लगा है, ये सी डबल बॉन्ड ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच, बी इज मोर एसिडिक देन, सॉरी इधर ए आएगा, ठीक है ये ए है, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखा जाएगा COOH में, इसलिए रिंग में रेजोनेंस नहीं दिखेगा। इसमें क्या था, इसमें जो नेगेटिव था H प्लस जाने के बाद ये रिंग में घूम रहा था या नहीं, इसलिए ये नेगेटिव जो इसके ऊपर था वो यहाँ तक आ पाया था। पर COH के केस में जो C डबल बॉन्ड O रहेगा ये माइनस, ये जो नेगेटिव साइन है ये रिंग में एंटर नहीं करेगा। क्यों, अभी यहाँ कंसेप्ट आता है इक्विवेलेंट रेजोनेंस का। इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस आर मोर स्टेबल देन कंपाउंड हैविंग मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो क्यों मतलब नहीं बता सकता मैं, पर ये याद रख लो। ठीक है, इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन ये याद रख लो, इक्विवेलेंट कंसेप्ट इधर क्यों यूज़ होता है। ठीक है, देखो ये R C डबल बॉन्ड O डबल वन डबल वन O डबल वन डबल वन डबल वन, ठीक है। देखो ये इधर डालेगा, ये खींच लेगा, ये आपस में घूमते रहेगा, ये ना ये आपस में रेजोनेंस करते रहेंगे। और देखो स्ट्रक्चर भी सेम ही बनता है, देखो स्ट्रक्चर सेम है, हाँ देखो स्ट्रक्चर सेम है, ये आपस में ही घूमते रहेंगे। तो ये जो रेजोनेंस है ना, ये किधर, ये C के बाहर जाने ही नहीं देंगे, ये आपस में घूमते रहेंगे। ठीक है, इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, क्योंकि देखो ये रेजोनेंस करने का सेम दिख रहा है, देखो सेम दिख रहा है। ठीक है, ये किस में आता है, ये क्वेश्चन अपने देखा, बी इज ग्रेटर देन ए इन एसिडिक, मतलब एसिडिक टर्म्स में। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने, याद है ना। ठीक है, बी इज ग्रेटर देन ए बिकॉज, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ में, बिकॉज ए हैज़ मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देन बी, बट ए इज ग्रेटर देन बी बिकॉज ए हैज़ इक्विवेलेंट रेजोनेंस। मैंने क्या बताया, ये सी का ये नेगेटिव रिंग में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा जा रहा है, ये इसमें ही घूमेगा, C डबल बॉन्ड O में ही घूमेगा, ये इसके अंदर आने नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है, ये जो C डबल बॉन्ड का ये जो नेगेटिव है ये इधर आ सकता है, नहीं आएगा, ये याद रख लो। ठीक है, इसलिए देखो इसमें देखो इसका देखो, इसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस देखा, ये अपने में रेजोनेंस करेगा, रिंग में नहीं आएगा इसका रेजोनेंस, ये C डबल बॉन्ड क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखाई दे रहा है। और इसका भी देखो रेजोनेंस क्या आएगा, ये रिंग में, ये बेंजीन रिंग का खुद का रेजोनेंस होगा। अब क्या अब देखा जाएगा, ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या, F का इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl से ज़्यादा है, तो B ग्रेटर देन A। ठीक है, ये जो माइनस है ना C डबल बॉन्ड का हो, ये इसमें ही घूमेगा, इधर ही घूमेगा ये। ठीक है, ये बाहर नहीं आएगा, इसलिए इसको इक्विवेलेंट रेजोनेंस बताया जाता है। क्यों, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर बनाते हैं ये। ठीक है, अब देखो ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, ये COH और NH2 में दिखाया जाता है और बेंजीन रिंग रहता है। अब ये Y है, ये याद रख लो। ठीक है, ऑर्थो इफेक्ट, Y कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इट प्रोवाइड्स स्टेरिक हिंड्रेंस एंड ऑलवेज इंक्रीजेस
एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब ऐसे कंपाउंड दिखे तो वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, याद कर लो। वाई कैन बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है। इट विल डिक्रीज बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब मेक्स इट लिस्ट बेसिक, ठीक है। ऐसा दिया गया तो ये सबसे कम बेसिक रहेगा, ठीक है, याद कर लो। और अगर यही CH2OH है तो ये सबसे ज़्यादा कंपाउंड दिखे तो सबसे ज़्यादा एसिडिक, ऐसा दिखे कंपाउंड तो सबसे कम बेसिक, लिस्ट बेसिक। ये एक स्ट्रक्चर मैंने बना के दिया आपको। ये क्या है, गुआनिडीन है, ये मोस्ट बेसिक होता है, सबसे ज़्यादा दुनिया में सबसे ज़्यादा बेसिक क्या है, ये है, तो इसको याद कर लेना है। मतलब दुनिया में नहीं, मतलब ऐसा बताया जाए कि केमिस्ट्री की दुनिया में ये बहुत सब मतलब बहुत बेसिक होता है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर याद लोगे कि गुआनिडीन कैसे दिखता है। अब देखो प्रोटोनेशन विल अकर एट वाई, प्रोटोनेशन मतलब क्या होता है पता है आपको, वाई नाइट्रोजन, एक्स नाइट्रोजन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ हाई एंड एक्स के पैर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में पार्ट लेंगे इसलिए लेस बेसिक। प्रोटोनेशन मतलब सही, मतलब प्लस वाले कंपाउंड कुछ भी हो, H+C+ कुछ भी हो, वो सबसे ज़्यादा अटैक किसके ऊपर करेंगे, इसके ऊपर करेंगे, ये कि ये ऐसे वाले पर रहेंगे। देखो एक्स क्योंकि दोनों सेम है और एक है वाई, तो अब क्या लगता है प्लस वाले कंपाउंड सबसे ज़्यादा किसके ऊपर अटैक करेंगे। देखो ये लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में देखो पाई सिग्मा 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन है रेजोनेंस में नहीं है, तो ये फ्री है, ये फ्री है, ये फ्री नहीं है, ये फ्री है, तो प्लस वाले कंपाउंड किसको अटैक करेंगे, ऑब्वियसली इसको अटैक करेंगे, याद रखो। 3 इक्विवेलेंट रेजोनेंस आर फॉर्म मोस्ट स्टेबल आफ्टर प्रोटोनेशन एट एटम। बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका, ये याद रख लो, CT/CD/CH। अब आ गया है देखो एल्केन, एल्कीन, एल्कान, बेंजीन, एल्कालहाइड, अल्कोहल,